Assalamu alaikum beautiful student, this is Usaid Uzaifa and now you are watching physics with Murshid। आज जो है ना हम लोग अपने एसएल को कंटिन्यू करेंगे और इसमें सीखेंगे कि किस तरह जो है एक ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार ऑर्डिनरी फॉर्म होती क्या है। आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास अभी एग्जांपल है 100.8, तो ये जो आपके पास फॉर्म आ रही है दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। अब इस ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है उसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो आपने देखना ये है कि उसके डेसिमल की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। लेट सपोज ये आपके फर्स्ट डिजिट है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड डिजिट हो गया। थर्ड डिजिट के बाद जो है वो आपका डेसिमल का पॉइंट आ रहा है। अब जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो उसका जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास जाना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि उस डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास जाना चाहिए, तो ठीक है। तो अगर ये थर्ड डिजिट के बाद लगा हुआ है तो हम इसको जंप कराते हैं 1 और 2, तो ये 2 जो है वो स्टेप्स लेके जो है वो बैकवर्ड कहाँ चल जाएगा, 1 के पास चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.008, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे ही डेसिमल को शिफ्ट कराया है तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और कितने स्टेप में पीछे लेके गया था, 1 और 2 स्टेप पीछे लेके गया था, ये हो जाएगा 10⁻², और आपने यूनिट लिख देना है। तो ये आपकी जो ऊपर वाली हमने फॉर्म ली है, ये फॉर्म कहलाती है ऑर्डिनरी फॉर्म, और जो हमने नीचे वाली फॉर्म लिखी है ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन भी कहेंगे या फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे। तो ये दोनों जो है ना आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से इस बात को समझ लेते हैं कि जब भी हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म आएगी, ऑर्डिनरी फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे डेसिमल की लोकेशन कहाँ है। तो हमने देखा यार इस एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट को छोड़कर ये लगा हुआ है, यानी तीसरे डिजिट के बाद लगा हुआ है डेसिमल। अब इस डेसिमल की जो अपनी लोकेशन है, स्टैंडर्ड लोकेशन, वो कहाँ है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट आपका ये आ रहा है यहाँ पर, तो 1 के बाद जैसे ही हमने प्लेस किया इसको, तो यहाँ पर 10 सी पावर लगाओगे। और पावर कितनी आएगी, पावर आपने इस तरीके से लगानी है कि आप कैलकुलेट कर लो यार कि हमने डेसिमल को कितने कदम जो है वो शिफ्ट करवाया है, ठीक है। तो हमने 1 और 2 कदम शिफ्ट कराया था, तो हमने पावर लगा दी 2। अब यहाँ पर प्लस में आएगी पावर या नेगेटिव में आएगी, तो इसके लिए रूल जो है वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था आप लोगों को कि जब हम टूवर्ड द लेफ़्ट जा रहे होते हैं, ठीक है, यानी राइट से लेफ़्ट जा रहे होते हैं, तो हम पावर लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। यानी लेट सपोज अभी हम जा रहे थे राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास पावर क्या आती है, पॉजिटिव पावर आती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें दूसरी एग्जांपल नज़र आएगी और ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ये थी हमारा पार्ट ए, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 0.00580 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें देखें आप कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ है, वो 0 से पहले है, ठीक है, या इस वाले 0 के बाद है। अब हमने देखना है कि यार ये डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास आना चाहिए। तो जब मैं इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास भेजूंगा तो मैं कितने स्टेप मूव कराऊंगा, इसको 3 स्टेप मूव कराऊंगा। तो ये मूव करने के बाद 5 के पास चले जाएगा, 5.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने स्टेप आपने मूव कराया, इसको 3 स्टेप। अब पावर नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा भाई डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो आप। अगर आप लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहे हो डेसिमल को तो आपके पास जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको एक छोटा सा रूल बना लेते हैं, हम कह देते हैं भाई रूल ऑफ साइन, ठीक है। तो जब आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे होगे, ये हम पोजीशन रख लेते हैं भाई, राइट
और ये रख लेते हैं लेफ़्ट। तो हम जब राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, डेसिमल को मूव कराएंगे, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। तो उस वक्त पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ज़रा सो करते हैं। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है पार्ट सी। पार्ट सी में लिखा हुआ है 21.00 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूनिट लगा लेगा, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना तो यूनिट जो है वो मेंशन कर देना। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हो कि सर पॉइंट जो है वो थर्ड डिजिट के बाद है, तो हम इसको एक कदम दो कदम पीछे लेके चले गए। जैसे ही पीछे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ग्राम को अभी नहीं लगाते, अभी हमने पावर लगानी। पावर क्या आएगी, कितने कदम हमने मूव कराया है, हमने 2 कदम मूव कराया है। हमने किस डायरेक्शन में मूव कराया है, हमने राइट टू लेफ़्ट लेके गए हैं, तो पावर क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, जब हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ हमें अपने आंसर जो बहुत ज़्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ आएंगे उनको साइंटिफिक नोटेशन में करके रिप्रेजेंट करना है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। देखो भाई, आपको पता होगा कि नहीं भी पता तो कोई मसले की बात नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मैं लिखूँगा तो ये मुझे बहुत बड़ी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 3 के आगे मैंने कितने जीरो लगाने हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1 सेकंड में इतने मीटर जो है वो रास्ता जो है वो कवर करती है। अच्छा, अब मैं अपनी जगह को बचाने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये आपके पास एक ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी फॉर्म है। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे कैसे लिखना है इसको, आप बता सकते हो। कर सर, इसका डेसिमल अगर नहीं नज़र आ रहा तो वो बिल्कुल एंड में होगा। 1 कदम आप पीछे गए, फिर 2 कदम, 3 4 5 6 7 और ये 8 कदम आप पीछे चले गए। तो आप जब इसको लिखोगे तो लिखोगे 3.0। अब फर्दर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने स्टेप्स हम चले, हमने 8 स्टेप्स जो हैं वो मूव किए हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 8 आ जाएगी, उसके बाद आप यूनिट जो है वो लिख दो। तो देखो आप लोग कितनी आसानी से जो है ना एक बड़ी वैल्यू को आप छोटा करके बता सकते हो और उससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि अब आप केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करोगे कि 1 मोल जो है वो 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब 10 की पावर 23 को मैं अगर पेज पे लिखने लग जाऊँ तो मुझे 23 जीरोज़ जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या आता है, क्या है, एक तो बता देगा कि यार इसका मैग्नीट्यूड इतना है, और दूसरा स्पेस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का काम है, और इसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, इसको न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा एसएलओ था जो रह गया था, और इससे रिलेटेड जो है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, तो रेडी रहिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एसएलओ स्टार्ट करते हैं 1.4, जिसमें हमने स्टडी करना है भाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जब हमने फिज़िक्स स्टार्ट करी थी तो हमने उसमें देखा था कि कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मतलब यानी जो क्वांटिटी है उसके लिए एक स्पेशल क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब हमने उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, तो ज़रा हम डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद मैं इसको मज़ीद क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज़
फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंट ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के अंदर आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि मास है। अब मास जो है उसको अगर आपने बताना है तो आप बताओगे यार हमने जो है 1 kg जो है वो शुगर जो है वो मेजर की है। अब 1 kg शुगर अगर आपने मेजर करनी है तो इसके लिए कोई डायरेक्शन तो नहीं है। आप ये तो नहीं बताओगे यार मैंने ऊपर से जो है ना शुगर मेजर की है, मैंने लेफ्ट से जो है वो शुगर मेजर की है, मैंने राइट से शुगर मेजर की है। ठीक है, तो आप मास को मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन को जो है ना वो खातिर में लाते ही नहीं हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जब मास को मेजर करते हैं तो हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ही क्या करते हैं, बताते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस तरह की क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो और मल्टीपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मास है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है रूम में आप कहीं से भी ले सकते हो, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह टाइम है, टाइम दुनिया में जो है वो हर जगह क्या हो रहा है, एक ही तरीके से क्या हो रहा है, चले जा रहा है। ठीक है ना, उसका फ्लो एक जैसा ही है। तो हम कह देंगे कि टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, एक सेकंड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, आगे वाले एसलो के अंदर हम लिस्ट डाउन करेंगे उसको। अच्छा, अब अगर ये क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटीज़ होंगी जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। वेक्टर quantities are those quantities which can which नहीं, which को हटा देते हैं यहाँ से, that are represented by its magnitude। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और साथ में हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे और वो है डायरेक्शन। ठीक है भाई, अब अच्छा इसकी एग्जांपल लेते हैं। भाई इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है फोर्स। फोर्स की एग्जाम्पल हमने क्यों ली कि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक है ना, आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, हमारे टीचर ने स्टोरी सुनाई थी और उसको मैं यहाँ पे समझाता भी हूँ। थोड़ी सी जो है वो मज़ाहिया सी स्टोरी है। लेट सपोज एक जो है ना गांव है, गांव भी बोलते हैं, हिली प्लेस है, और उस हिली प्लेस के ऊपर जो है वो कुछ लोग रहते हैं और उनके यहाँ जो है ना वो शादी हो रही है। ठीक है, अब शादी हो रही है, यहाँ पर फुल जो है ना पार्टी शादी चल रही है। अब एक जो है वो मेहमान जो हैं वो कहीं से आ रहे हैं और वो पहुँच गए, लेट सपोज यहाँ पर उनकी गाड़ी है, गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में। अब गाड़ी चलते 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 कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई है। अब जैसे ही यहाँ पहुँचती है गाड़ी, तो गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये साहब जो हैं वो उतर के गाड़ी को धक्का लगाते हैं, लगाते 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 अब ये भी थक जाते हैं। सामने से जो है ना इनको एक लेडीज़ मिलती है। ठीक है, और लेडीज़ पूछती हैं कि भाई हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो अंकल बोलते हैं यार अब तो मैं थक भी गया हूँ, इनकी क्या अब तो हेल्प लेनी चाहिए। तो जब वो कहते हैं कि मैडम गाड़ी को धक्का लगा दीजिए, तो मैडम बोलती हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैडम धक्का लगा देती हैं, तो थोड़ी देर में बाद आवाज़ आती है भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नीचे बिरयानी लग रही है, एक ऊपर बिरयानी लग रही है। उसकी वजह क्या है, जब अंकल ने कहा आंटी को कि भाई फोर्स लगा दें, धक्का लगा दें, तो आंटी ने डायरेक्शन को जो है वो वहाँ पर रखा ही नहीं है और सामने से धक्का लगा दिया। जब सामने से धक्का लगाया तो गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई और अंकल बेचारे यहाँ थे, अंकल को भी साथ साथ लेते हुए चली गई और अंकल जो है वो उनकी रूह परवास हो गई। ठीक है, थोड़ी सी मजाक में किया मैंने ये बात। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्शन फोर्स की इम्पोर्टेंट थी, अंकल को डायरेक्शन बतानी चाहिए थी कि भाई धक्का कहाँ से लगाना है। ठीक है, धक्का तो लगा दिया लेकिन काम अंकल का ख़राब हो गया।
ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम डायरेक्शन को लेंगे ही नहीं, कंसिडर में ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह मल्टीपल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि फोर्स अभी हमने ले ली, फोर्स के अलावा जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हम सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो अभी हमने जितनी भी बातें सीखी हमारे एसएलओ के अंदर 1.4.1 के अंदर, इसमें डिफरेंशिएट करना था बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था, एसएलओ की रिक्वायरमेंट ये थी। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी और उसकी एग्जाम्पल लिख ली, डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख ली। अब ज़रा चलते हैं हम लोग आगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट आउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एस स्केलर एंड वेक्टर, ये एसएलओ है जो आपको कह रहा है कि यार जितनी एग्जांपल्स आपको याद है ना, वो सारी लिस्ट आउट कर दो कि कौन कौन सी जो है वो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी और कौन सी स्केलर होंगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके मेंशन करते जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर देंगे किसकी, मास की। मास हो गया, लेंथ हो गया। नंबर 3 पे हम ले लेंगे भाई टाइम को। टाइम के बाद हम एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे कि स्पीड है। स्पीड के बाद डिस्टेंस हो गया। नंबर 7 और कौन सा, प्रेशर। प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको ज़रा जब प्रेशर का टॉपिक आएगा ना, वहाँ हम क्लियर करेंगे क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया A7। अब हम 8 की बात करते हैं। 8 पे किसको ले लें हम लोग, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। अब ये जो जितनी भी हमने एग्जांपल्स ली हैं ना, यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हमने यहाँ लिखी हैं, लिस्ट आउट करी हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ने जहन में रखना है। और इसके अलावा भी कोई क्वांटिटीज़ आएंगी तो आप लोग ख़ुद जो है ना, जब बुक को स्टडी करो या किसी भी आप सोर्स से जो है वो पढ़ रहे हो, तो वहाँ से देख के जो है वो चेक कर लेना कि यार स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब ज़रा हम लोग जो है ना वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखते हैं। भाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी है। सबसे पहली वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वही जो एग्जांपल में ली है हमने, ये आ गई आपके पास फोर्स। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3 आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। नंबर 4 एक अजीब सी क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नंबर 5 लिख लेते हैं भाई, मोमेंटम। नंबर 6 में डाल लेते हैं हम लोग टॉर्क। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं एक्सेट्रा जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ के तौर पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ज़रा मेंशन कर देते हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, तो अब तक जितनी भी बातें हमने सीखी हैं, उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। जो है हम लोग तो इसका जो नेक्स्ट एसएलओ है 1.4.3, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आसान सा रूल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, डायरेक्टली क्योंकि ये एसएलओ आ गया है, इस एसएलओ के अंदर इससे पहले जो हमें डिटेल चाहिए होती है वो मैं ऐड करके आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोग को सारी बातें क्लियर हों। तो आज के लिए जो है वो हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।